बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की वालिदा मोहतरमा लंदन में इंतकाल कर गई, जिनकी डेड बॉडी को पाकिस्तान लाने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ इस वक्त लंदन में उनके साथ मुकीम है और ये कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ को फ़्लाइट पकड़ने की या उनको सफ़र करने की इजाज़त नहीं मिली, जिसकी वजह से वो मैयत के साथ नहीं आ सकेंगे। जबकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो पोते हैं बेगम शमीम अख्तर के, वो इस वक्त जेल में हैं। उनकी हुकूमत पंजाब से पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त की गई है और जो ही उनकी तदफीन का शेड्यूल मुकम्मल होगा उनकी रिहाई अमल में लाई जाएगी। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत जो तावन कर रही है उस बारे में मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा अता ताड़ का कहना यह है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से उन्हें मुकम्मल तावन है और जो कुछ उनसे दरख्वास्त की जा रही है पंजाब हुकूमत उसमें मुकम्मल तौर पर उन्हें सहूलियात पहुँचाने के लिए तैयार भी है। मरहुमा ने 90 साल की उम्र पाई और एक बड़ी वज़ादार खातून थी। पूरे ख़ानदान के अंदर मियाँ शरीफ के बाद अगर किसी का हुक्म चलता था तो मियाँ नवाज शरीफ की वालिदा मोहतरमा थी, जो वज़ीर-ए-आज़म होते भी उनकी हर बात को और हर हुक्म पर उसी वक्त हाज़िर हो जाया करते थे। अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जात अता फरमाए। इसके साथ साथ आज PDM का पेशावर में जलसा था, जहाँ पे इस मरीम नवाज साहबा भी वहाँ पे मौजूद थी और मरीम नवाज साहबा ने बाद में शिकवा भी किया, गिला शिकवा किया कि वो स्टेज पर थी और उस वक्त वहाँ पे उनको इत्तला दी जानी चाहिए थी, लेकिन इंटरनेट और फ़ोन सर्विस बंद होने की वजह से उनको बर वक्त इत्तला नहीं मिल सकी। इसके साथ साथ पेशावर के जलसे के बारे में खासी एक कशीदगी थी हुकूमत की और PDM के माबैन कि वो जलसा नहीं होने देना, लेकिन PDM जलसा करने में कामयाब हुई। क्यों कामयाब हुई, कैसे कामयाब हुई, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू है। इसके साथ साथ पंजाब के अंदर जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद हो चुकी है और कहा जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। कोरोना पूरे मुल्क के अंदर फैल सकता है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर मुकम्मल लॉकडाउन भी हो सकता है। इन हालात में अगर कोरोना फैलता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी अपोजिशन भी पर होगी। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा कि क्या PDM की क़यादत हुकूमत की इस धमकी को मानेगी, क्योंकि पेशावर में तो ये धमकी मानी नहीं गई और PDM ने अपना जलसा भी कर लिया। अब अगर पंजाब में जलसे होते हैं तो उसको हुकूमत कैसे रोक पाएगी, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जनाब निहाल हाशमी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजिज़ धामरा साहब। लेकिन छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत तो नहीं चाहती थी कि वहाँ पे जलसा हो पेशावर में, लेकिन धमकियों के बावजूद, रोकने के बावजूद PDM ने जलसा कर लिया। जलसा कितना कामयाब, आप कहते हैं नाकाम हुआ, हुकूमत कहती है नाकाम हुआ, PDM कहती है बड़ा कामयाब जलसा था, लेकिन हुकूमत ऐसे दावे क्यों करती है कि जलसा नहीं करने देंगे? पेशावर में भी जलसा हो गया, पंजाब में अब कहा जा रहा है नहीं करने देंगे, पंजाब में भी हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलसा हो गया, इसका क्रेडिट तो आप हमें देना कि किसी किस्म का कोई टकराव नहीं हुआ। आप नहीं समझते कि हुकूमत के पास बड़ी ताकत होती है और इदारे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हम पॉलिटिकल लोग हैं। हमने पहले भी कहा था कि हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अगर आपने मेरे इंटरव्यू सुना हो तो मैंने बिल्कुल क्लियर कट कहा था कि इजाज़त हम नहीं दे रहे, कानूनी तौर पे इजाज़त हमने नहीं दी, आज भी नहीं दी। और जो पेंडेमिक लाए उसके मुताबिक हमने कहा कि अगर ये पहला कोरोना वायरस फैल गया तो फिर हम लीडरों के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। तो ये मैंने पहले भी कहा था, आज भी मैं कहता हूँ। हमने देखे अगर हम चाहते तो बिल्कुल रास्ते बंद कर सकते थे, बहुत सारे लोग रुकावटें खड़ी कर सकते थे। इससे पहले जो हमारे साथ होता रहा है वो सारे टैक्टिक्स हमें भी आते हैं, लेकिन हमने कहीं रुकावट खड़ी नहीं की, कहीं किसी को नहीं रोका, क्योंकि हमें पता था कि आवाम ने नहीं आना है। अगर आप ये कहते हैं कि ये जलसा कामयाब है तो फिर तो बहुत ही अजीब सी बात होगी, इसलिए कि 11 जमातों ने मिलके 10-15 हज़ार लोग इकट्ठे नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही उसकी खुद सोचें इस पे कि आगे इन्होंने जलसे करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। इन्होंने तो एक दूसरे के जो पोस्टर थे ना उस पर अपने एक दूसरे की तस्वीर नहीं छोड़ी है। यानी आप सोचें कि PDMA का जलसा है, PDMA के पोस्टर आ रहे हैं, PDMA के पोस्टर में मौलाना फजलुर रहमान साहब की कहीं तस्वीर नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी ने अपनी पोस्टर लगाए हैं, मुस्लिम लीग ने अपने पोस्टर लगाए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ इतने कोई मोहब्बत नहीं है इनकी। सिर्फ काज एक है, काज ये है कि जी हमें बाहर क्यों है, हुकूमत से बाहर क्यों है। और आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान साहब हमेशा से
जब उनको ऑफर होती रही है कश्मीर कमेटी की, तो उनकी तो एक कश्मीर कमेटी की मार होती है बस। चाहे पीपल्स पार्टी ऑफर दे, चाहे नून लीग ऑफर दे, वो उसमें बड़े खुश रहे। आज उनको ये ऑफर हुई कि जी आप पीटीआई बना रहे, आप उसके सदर बन जाए और आज हमारे साथ तारीख चलाए। वो आज कहते हैं जी ये कानूनी तारीख। वो देखिए ये यहाँ पे आप पता चला है कि ये अपने आप को बड़े सियासी, बड़े जमहूरी, बड़े वो कहते थे। मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर आपने सुनी, उसने कहा हमने जंगी मैदान जंग में आ चुके हैं। अल्फाज देखे ना इसका, मैदान जंग में आ चुके हैं और मैदान जंग से वापस होना गुनाह कबीरा है। अब मैं आपसे अर्ज करूंगा कि किसी मौलवी से जरूर पूछें, उनको जरूर लें इस पे कि आया ये वाकई मैदान जंग है और क्या इससे वाकई बैकफुट पे जाना गुनाह कबीरा है, या ये जो फितरे भी अभी भी बिकने लगे हैं। मतलब इस पे भी जरा ये, क्योंकि ये हमारा इस्लाम है, हमारा मजहब है, इससे हम मजाक नहीं करना चाहते। जो ये लोग इस तरह कहते हैं उसका जरूर आप अंदाजा करें कि वाकई ये कोई गुनाह कबीरा है। ये क्या इस तरह की फितवे आ रहे हैं हमारे। तो मुझे बड़ा अफसोस भी है। और ये उनके स्टेज पर से यहूदियों का जो यार है और पत्नी मोदी का जो यार है, यार ये कौन है बताएं तो सही ना। इशारों के नाम में किसके खिलाफ बातें कर रहे हैं? ये जो इदारों के खिलाफ आज ये बोलते रहे, आज भी वो इदारे जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लड़ रहे हैं और आज भी कुछ हमारे जवान शहीद हुए हैं। मतलब अफसोस की बात है कि किसी के मुंह से ये नहीं निकला कि जो हमारे जवान शहीद हुए आज वजीरिस्तान की उस दहशतगर्दी की जंग में, किसी के मुंह से ये नहीं निकला कि हम पाकिस्तानी नहीं है सारे, ये कि नहीं बस हुकूमत में आउट होने से बस फिर हम पाकिस्तानी भी भूल जाते हैं। ये हमारे इदारे हैं, ये हमारा मुल्क है। इसके खिलाफ अगर कहीं मुश्किल, ये कहते हैं जी हम महंगाई के खिलाफ निकले हैं, अवाम के लिए निकले हैं, तो अवाम के लिए तो इन्होंने बात ही नहीं की। वो कश्मीर से नीचे नहीं आ रहे थे मौलाना फजल रहमान साहब, तो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन तो आप रहे हैं 2-3 बार, मराद तो आपने लिए हैं, आपको पता होना चाहिए। कहते मुझे पता है अंदर से। तो ये चीजें जो है ना, ये अफसोसनाक है। मैं तो यही कहूंगा, बाकी क्रेडिट गोज टू इमरान खान, वजीर आला महमूद खान, हमने किसी को नहीं रोका। ठीक हो गया। निहाल हाशमी साहब, ना केपीके की हुकूमत ने रोका, ना वफाकी हुकूमत ने रोका, जज साहब को करने दिया गया। शौकत यूसुफ जई साहब कहते हैं 10 से 15 हज़ार लोग, 11 जमातें। फिर उसके साथ जो एतराज़ किया शौकत यूसुफ जई साहब ने, बड़ा वैलिड एतराज़ है कि अगर कहा जाता है कि यहूदियों का यार, मोदी का यार, इस किस्म के नारे, फिर ये कहना है कि जहाद का वक्त आ गया है, जो वापस जाएगा इससे गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा, हम जंग में, उस मैदान जंग में उस सतह पे आ गए हैं। ये तो माजी में आप भी तनकीद क्या करते थे तैयब कादी साहब के हवाले से, वो कब्रें खोदते थे इस्लामाबाद के अंदर, आप उस पर तनकीद करते थे। आज यही मजहबी कार्ड अगर पीडीएम इस्तेमाल करती है तो क्या दुरुस्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। आज के नस्बत से, मुनासबत से सबसे पहले तो मैं मोहतरम जनाब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, हमजा साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग और शरीफ फैमिली के तमाम लोगों से और मुस्लिम लीग के कारकुनों से दिली ताज़ियत करता हूँ कि आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वालदा अल्लाह को प्यारे हो गई, इस दुनिया से रहलत फरमा गई। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और फिर साथ ही मैं शेखुल हदीस जनाब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, जिनका कल एक फ़क़दुल मिसाल जनाजा था, वो आशिक रसूल थे, उनसे, उनके पार्टी से, उनके अहल खाना से ताज़ियत करता हूँ। वक़ार सेठ के अहल खाना से ताज़ियत करता हूँ। एक अजीम जज थे। अब जहाँ तक आपके अरशद वहीद चौधरी साहब भी थे। अब जहाँ तक जो बात मुझे मेरे दोस्त शौकत यूसुफ जई कर रहे थे, मैं हंस रहा था उस वक्त दिल में कि मैं इराक़ का दौर मुझे याद है, सद्दाम के आखिरी दिनों में सद्दाम हुसैन साहब के एक उनके वजीर हुआ करते थे, तो वो हर बात पे आके सबसे पहले रेडी होते थे और कहते थे सब ठीक है। तो मुझे शिबली फराज साहब मेरे दोस्त हैं, सेनेट में हम साथ थे, वो भी जब आकर के ये कहते हैं कि नाकाम हो गया, अवाम ने मना कर दिया, तो चलो ठीक है, अगर नाकाम हो गया अवाम देख लेगी। आपने रोड क्यों ब्लॉक कर दिए थे? ये ट्रक हैं, ये कंटेनर, ये बस हैं, ये क्यों इतने आपने, अगर नाकाम हो गई थी तो अवाम घर से नहीं निकलेगी, रद्द कर देगी। अब रह गया कि जनाब 15,000 थे या 1,15,000 थे या 55,000 थे या 85,000 थे, ये एक अलग सब्जेक्ट है। एक जमात थी या 11 जमात थी। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि 5,000 लोग भी अगर निकल के कह दें कि इमरान तुम वापस चले जाओ तो मैं इतना गैरत में आ जाऊंगा और मैं इस्तीफा दे दूंगा। चले, इनके अपने मुंह से अगर 15,000 है तो उनके इस्टीमेट से तो 3 गुना ज्यादा लोगों ने आज आके कह दिया कि आप चले जाए। और देखिए, लोग अब कोरोना से नहीं, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग इफ्लास से मर रहे हैं।
लोग महंगाई से मर रहे हैं, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, लोग इनके झूठ से मर रहे हैं, लोग इनके जाली वादों से मर रहे हैं, तो लोग तो तंग आमद बजंग आमद है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो बहुत बड़ों ने कह दिया, तंग आमद बजंग आमद। और पाकिस्तान के लोग आज तंग आ गए। और अगर जनाब फजलुर रहमान साहब का मैं नुमाइंदा नहीं हूं, मगर पाकिस्तान के बड़े कायद हैं, तो मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। उन्होंने कश्मीर के हवाले से जो बात की है वो तो आया है। जब तक वो चेयरमैन थे कश्मीर कमेटी के तो कश्मीर फॉल नहीं हुआ था, मगर अब जब 370 को खत्म किया मोदी ने, और इन्होंने कहा था कि मोदी अगर जीत के आए दुआ कीजिएगा कि मोदी जीत जाए ताकि हम मसला कश्मीर हल करें, तो वो उस सेंस में कह रहे थे, मोदी के हवाले से कह रहे थे कि अगर मैं जीत जाऊं तो कश्मीर को अपना हिस्सा बना लूंगा। तो कश्मीर जो मफ्तूआ हुआ वो तो इनके दौर में हुआ है, और आज आप अपनी खारजा पॉलिसी साहब यहूदियों के यार, या ये कहना कि मैदान जंग में वहां आ चुके हैं, जो वापस जाकर गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करेगा, ये कहना चाहिए जलसों के अंदर। तो चले मलक साहब आप एक काम करें, वो 126 दिन के धरने को उठा के देख लें कि सबसे पहले पाकिस्तान में ये नारा किसने लगाया कि मोदी का यार और यहूदी का यार और यहूदी के एजेंट, किसने लगाया सबसे पहले ये नारा? पाकिस्तान के सियासी कल्चर में किसने फाड़े बिल्स? पाकिस्तान के सियासी कल्चर में किसने कहा कि सिविल नाफरमानी किया जाए? पाकिस्तान के सियासी कल्चर में किसने कहा कि आप बैंक से तरसील ना करें, मैंने जरा हमारे जो वो फॉरेन एक्सचेंज, किसने कहा कि आप पाकिस्तान में एक पैसा ना भेजे? जो उन्होंने सोचा था वो उनका मंशूर था। उन्होंने कहा था कि बिजली गैस के बिल नहीं देने, आज गैस बिजली नापैद होगी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज नहीं भेजना है, आज पाकिस्तान की इकोनॉमी उस मुकाम पे पहुंच गई है कि जहां से कोई उठना एक मुआवजा होगा। उन्होंने कहा था इस मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाए, तो हम सिविल नाफरमानी तक तो अभी नहीं आए। पाकिस्तान के लोग इंतजार कर रहे हैं, उस झूठ का पर्दा चाक करना चाहते हैं। ये जो इस मुल्क में बदअमनी हुई है, अफलास हुआ है, ये जो हम ज़राई मुल्क है मलक साहब, ज़राई मुल्क है, और हमें हमारे लोगों को रोटी मुयस्सर नहीं है। ठीक, मैं इतने ज्यादा आपकी तरफ वापस आता हूं, आज लोग बेरोजगार हैं। मैं वापस आता हूं आपकी तरफ। निहाल हाशमी साहब, आज इस धामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, आपने जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ धरना था दिया, तब भी आपने पार्लियामेंट का साथ दिया था। अब आज आपके जलसे में मौलाना फजल रहमान साहब किसे पुकार रहे हैं? कहते हैं कि मैं आज हम आपको मोहलत देते हैं कि आप इनकी पुश्तीबानी छोड़ दीजिए, दस्तबरदार हो जाए, और ये कह दें कि ये हुकूमत हमारी नहीं है और आप हुकूमत के खिलाफ आवाज में हमारे साथ आवाज मिलाएं, फिर हम आप भाई भाई हैं। क्या ये सवाल फौज से किया जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट से किया जा रहा है? फिर अगर एस्टेब्लिशमेंट से किया जा रहा है तो क्या ये जमहूरियत है कि आप एस्टेब्लिशमेंट से कहें कि हुकूमत को चलता करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं मियाँ फैमिली के साथ, मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के साथ इज़हार अफसोस कर रहा हूँ उनकी वालदा के इंतकाल पे, कि किसी फैमिली के लिए और पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा सदमा होता है, क्योंकि मावां ठंडियां छावां होती हैं, और डेफिनेटली आज वो जिस करब से गुजर रहे होंगे, मुझे उसका एहसास भी है और मैं इससे ताज़ियत करता हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने मौलाना फजल रहमान साहब के बयान को कोट किया और पूछा कि ये किसको कह रहे थे। जनाब अली, ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें अभी भी आपने देखा कि जीती की इलेक्शन में गो के पीटीआई का ग्राउंड लेवल तक कोई भी मैंडेट नहीं था। अभी जितना भी मैंडेट है उनके पास जो 8 सीटें हैं वो हायर किए हुए या जबरदस्ती जो कैंडिडेट थे, जो नोटबुक थे, उनको अपनी पार्टी में मिलाया, और वो कैंडिडेट थे जो अपने अपने पार्टियों के हिसाब का उन्होंने वोट लिए, इट मींस कि उनका वोट बैंक ग्राउंड था। अब उनका नाम सिर्फ जो टाइटल जो है वो पीटीआई किया गया, मगर उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि वहां पर वो हुकूमत बनाने जा रही है आजाद अराकीन के साथ। तो ये सारी एक खिचड़ी जो पकड़ी है इलेक्शन माहौल में। अब मौलाना फजल रहमान साहब एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं, उनके अपनी जगह पे, मगर उनकी बात तो जो जमहूरियत पसंद लोग हैं वो बखूबी समझते भी हैं और जानते भी हैं, और जू माना में उन्होंने बात की है, हर कोई समझ सकता है। मेरे ख्याल में उन्होंने अवाम से भी ये कहा होगा कि आप बाहर निकलें, और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी ये नाम नहीं लिया होगा, मगर तरफ जरूर किया होगा, क्योंकि ये नायल हुक्मरानों को शेल्टर जो है वो खुद कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि ये हमें जो एस्टेब्लिशमेंट वो पाकिस्तान पूरे कराएगी। शेख रशीद का कल का बयान क्या है जो अखबारात में छपा है, वो कह रहे हैं कि जी हमें फौज चलाएगी।
भाई फौज रियासती इदारा है और फौज जो है वो दुश्मन की आंख का एक कांटा है। हम सब फौज के साथ हैं। सरहदों पे वो एक मुनज़्ज़म फोर्स है हमारी पाकिस्तान की, उसको सियासत में ना घसीटे। लेकिन धामरा साहब जुलूसों से आप हुकूमत को क्यों रुखसत करना चाहते हैं? इलेक्शन आएंगे, आप इलेक्शन लड़ें, आप जीत जाएं या आपकी पार्टियां जीत जाएं, हुकूमत रुखसत हो जाएगी। उससे पहले आप हुकूमत को रुखसत क्यों करना चाहते हैं अपनी मुद्दत से पहले? देखें, हम तो मुतालबात कर रहे हैं, मगर रुखसत होने का जहां तक सवाल आता है, वो हुकूमत को हम नहीं भी कर पाए रुखसत। हुकूमत खुद अपनी नाअहलियों की वजह से, जो अभी काबीना में इनके जो वज़रा हैं 5-8 इनके भी हैं तर्जुमान, और तर्जुमानी जो है वो मुख्तलिफ एस्टेब्लिशमेंट की भी वो करते रहते हैं। तो ये खुद अपनी नाअहली से जाएंगे। अगर ये नहीं गए तो आज जो लोग जो है अपनी आम जो टेबलेट शुगर की या ब्लड प्रेशर की जो खरीद रहे हैं, वो भी खरीदने की तो वो ताकत नहीं रखेगी। लोगों के खाने का मसला है। लेकिन शौकत यूसुफ ये सब तो कहते हैं कि महंगाई आपका एजेंडा नहीं है, बेरोजगारी आपका एजेंडा नहीं है, आप सिर्फ हुकूमत हटाना चाहते हैं। नहीं, हुकूमत हटाना ही जो है वो अवाम को रिलीफ दिलाने की बात है। तो जो 400-500% दवाई बढ़ गई है पाकिस्तान में, वो हुकूमत बताएं जिसके दौरे हुकूमत में इतनी परसेंटेज दवाई जो आम लोग खा सकते हैं। अब तो डॉक्टरों के पास लोग जाते हैं, वहां से पर्ची लेके आते हैं और घरों में आके बैठ जाते हैं, पर्ची लेके मेडिकल स्टोर पे नहीं जाते। लोगों के खाने का इशू है, महंगाई बढ़ चुकी है, तो हुकूमत जाना ही लोगों के रिलीफ का दूसरा नाम है। और अगर कोरोना बढ़ गया तो मुकदमात आपके कायदीन के ऊपर दर्ज होंगे? जी, वो मुकदमात पहले भी दर्ज थे। अगर ये मुकदमात दर्ज हुए तो जो पहले मुकदमात होंगे जो पीटीआई की जानिब से होंगे, अदरवाइज पहले के मुकदमात से तो वो जान छुड़ाते हैं कि ये आपके आपस के मुकदमात हैं या नेब जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो अगर नेब इंडिपेंडेंट है, उनके पुराने मुकदमात हैं हमारे दोनों पार्टियों के, तो भाई आपने क्या किया अब तक? आपने तो मीन्स के एहसाब भी नहीं किया है जो आप नारा लगाते हैं। और दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके दौर के अंदर 2 डीजी, एक एफआईए डायरेक्ट जो साबका से मेमन साहब और बाजवा साहब जो है जो डायरेक्टर रिटायर्ड हुए हैं, उनकी स्टेटमेंट को लेके आप इन पे थोड़ा तबसरा कीजिएगा कि ये पीटीआई अपने ऊपर झूठे इल्जाम लगाने वाले दोनों साबका एफआईए के अफसरान को कब अदालत में चैलेंज करेगी कि आप ये बयान जो है वो गलत दे रहे हैं या इल्जाम गलत लगा। ठीक है धामरा साहब, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी जनवरी में हुकूमत को घर भेजने की बात कर रहे हैं, जाएगी हुकूमत, कैसे जाएगी? पुरा में एक बार फिर खुशामदीद। शौकत यूसुफ जई साहब, एक एतराज आता है पीटीआई के ऊपर कि जब भी अपोजिशन कोई इल्ज़ाम लगाती है, जलसा करती है, उसके जवाब में फाकी वज़रा, सूबाई वज़रा वही इसी किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए टीवी चैनल्स पर आ जाते हैं। अपनी कारकर्दगी बयान करने से शायद आजकल बहुत दूर जा चुकी है आपकी हुकूमत, खास सूबाई हुकूमत हो, खास फाकी हुकूमत हो। उसके साथ साथ जो निहाल हाशमी साहब बात कर रहे थे कि हमने ना सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की, ना बिल जलाए हैं, ना लोगों से कहा हुंडी से पैसे भेजें पाकिस्तान में, इस किस्म के इकदाम तक अपोजिशन अभी तक नहीं गई, जबकि पीटीआई की जो उस वक्त की अपोजिशन थी ये सब कुछ कर चुकी है। देखिए मलिक साहब, जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तो वो तो एक, अगर ऐसा कोई प्रोग्राम रख दिया जाए जिसमें पीएमएलएन के लोग भी हों, जिसमें पीटीआई के भी हों, जिसमें पीपल्स पार्टी के भी हों, और वो तमाम लोग जो इस वक्त स्टेज पे चढ़ के हुकूमत को बुरा भला कहते हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ उसके लिए। और अपने एक जो हमारे 2.25 साल वफाक में रहे हैं और जो 7-8वां साल हमारा सूबे में, एक ही चीज़ के लिए जिम्मेदार हूँ और उसके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। वो तो बिल्कुल लोगों को भी पता है और इसके मेरे ख्याल से इनको ज़्यादा फिक्र करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आधा वक्त हमारा गुजर चुका है, आधा टाइम रहता है। अगर हमने परफॉर्मेंस नहीं दी तो वो तो सियासी लोग हैं, वो तो आवाम के पास है ना तारी ताकत वोट का। तो हमने परफॉर्मेंस नहीं तो आवाम वोट नहीं देगी। इससे पहले भी इन्होंने कहा था कि जी खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नज़र नहीं, इनको तो कुछ नज़र आता भी नहीं है वैसे। तो आज भी मैं इंशाल्लाह ताला पूरी तरह पूरी उम्मीद है कि वो छोटा सा सूबा, यानी हमारे जिम्मे जो फाटा का मर्जर ये छोड़ के गए थे, हमने उसको कंप्लीट किया और हमारा जो 2 साल लगे उस पर अल्लाह के फजल से वहाँ पुलिस भी चली गई, वहाँ पे अदालतें भी चली गई, वहाँ पे एक सिस्टम हमने बना के दिया, एक पैरेलल सूबा है एक किस्म का। लेकिन हमने उसको जो इंजमाम हुआ, इतना बड़ा इलाका, उसको हमने किस तरीके से, यानी कि वो दहशत गर्दी से मुतासरा जिला अजलात के साथ जिस तरीके से वो पसमानदा रखे गए थे पिछली वफाकी हुकूमतों की तरफ से,
तो उसको हम ठीक करते जा रहे हैं। अब आप देखें वहां पे तरक्की की पहिया चल पड़ा है, लोग खुश हैं अल्लाह के फजल से, और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इन 2 सालों में वहाँ अस्पताल बन रहे हैं, वहाँ कॉलेजेस बन रहे हैं, वहाँ सड़कें बन रही हैं। अब ये सारी चीजें जो है ये उनको नजर तो नहीं आती, इसलिए कि वो तो वहां से तकलीफ ही नहीं करते अटक से इस तरफ आने की। आज तक ये इसमें फंसे हुए हैं जी, मलम जबा स्कैंडल, जी बीआरटी, इनको तो पता ही नहीं है बेचारों को कि मलम जबा स्कैंडल क्या है, बीआरटी क्या है। बस उधर से बैठ के यही एक राग उन्होंने, और हर कोई यही कहता है जो भी टीवी पे आता है। तो मेहरबानी करें यहाँ आए, हम उनको क्या पूछना चाहते हैं हमसे आके पूछे कि जी हमने ये करना चाहते, आपने ये नहीं किया, हमने सिंध में ये किया, आपने ये नहीं किया। कोई हमें भी तो बताए ना, सिंध में जो मुसलसल तीसरी मरतबा हुकूमत चली आ रही है। आप इस वक्त चले जाए मलिक साहब कराची, ईमान से आपका दिल दुखेगा। और हाशमी साहब, निहाल हाशमी साहब मेरे बहुत अच्छे, मेरे तो बड़े हैं, मेरी अक्सर इनके साथ तलखरामी भी होती है, लेकिन वो सियासी होती है और ज्यादा डीप हम नहीं जाते। लेकिन मैं ये कराची में है, इनसे पूछे, कसम दे के इनसे कहे, ये झूठ नहीं बोलेंगे तो ये बता दे कि कराची इस वक्त बिल्कुल ठीक है। कराची में कितने तीसरी चौथी मरतबा एक ही पार्टी की हुकूमत है। क्या वहाँ बारिश होकर आज भी पानी नहीं खड़ा होता है? क्या ये हमारे लिए तकलीफदेह बात नहीं है कि पूरा यानी सबसे ज्यादा इकोनॉमिक वो जो शहर है वो तबाही की तरफ जा रहा है, हम उसे देख रहे हैं। हमारा थर जो है वो लोग बच्चे मर रहे हैं बुलक बुलक के, कोई फिक्र नहीं इनको। कराची में लॉकडाउन कि जी वहाँ कोरोना है लॉकडाउन कर दें, पेशावर में आके उनकी लीडरशिप कहती नहीं हमने जलसा करना है। ये तो हमारी हमें कहें कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमने कोई किसी किस्म की तलखी का वो नहीं होने दिया, हमने कहा छोड़े करने दे, लेकिन आवाम से अपील जरूर की थी कि इनके पास ना जाए। ये आपके लिए नहीं आ रहे हैं, ये अपने लिए आ रहे हैं, और अपने लिए इन्होंने जो कुछ बोला आपने सुना भी। और उनको एक ही चीज, जहां ये मर्जी है तकरीर करें, मुल्तान में करें, पेशावर में करें, एक इमरान खान इनको जो है ना वो फोबिया हो गया इनको। हर जगह इनको इमरान खान जो भी तकरीर करने आएगा इमरान खान ने तो इनको रुलाना है हर सूरत में, चाहे रोए या नहीं रोए। ये तो मैं कंफर्म करके देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इनकी चीखें इसी तरह निकलती रहेंगी। हमें इनकी कोई परवाह नहीं, हमने आगे बढ़ना है, आवाम को साथ लेकर चलना है। तक हुकूमत मेहमान है बिलावल भुट्टो जरदारी इतने यकीन के साथ कैसे कह रहे हैं शौकत साहब? बिलावल भुट्टो साहब की आप इतनी सीरियस ले रहे हैं बात, आपको इतनी यकीन है कि वो जब पर्ची पढ़ने वाला लीडर हो, जब पर्ची से वो तकरीरें करे, और जब पर्ची से दूसरा जो है वो पर्ची से डिस्कशन करे ओबामा के साथ, और ये पर्ची से तकरीर करे, इन लोगों को इतना सीरियस ना ले प्लीज। ये जो है ना बस जो सियासत थी वो इन्होंने कर ली, जो लूट मार था इन्होंने कर लिया, बस इसमें माहिर हैं ये लोग। बाकी सियासत पासत ये बातें अब खत्म हो गई। बेनजीर भुट्टो थी, बिल्कुल अच्छी लीडर थी, मैं मानता हूँ। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब बड़े अच्छे लीडर थे, मैं मानता हूँ। उस वक्त तो मैं खुद भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा था, लेकिन वो लीडरशिप तो खत्म हो गई ना सर। अब तो भुट्टो वाली लीडरशिप खत्म, अब जरदारी वाली शुरू हुई है। और जरदारी आपको पता है 10% का लफ्ज उनको उन वक्त के जो उनके पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे उस वक्त, लगारी साहब, या उनकी तरफ से दिया गया था। निहाल हाशमी साहब, शौकत साहब कह रहे हैं कि आपको कराची में बैठ के, चूंकि पीडीएम का आप हिस्सा हैं, इसलिए सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस आपको नजर नहीं आती, ना आप उसके ऊपर तनकीद करते हैं। चले मलिक साहब, मान लेते हैं कि सिंध हुकूमत बहुत खराब है, मान लेते हैं वक्त के तौर पे, तो एक खराब का मिसाल दे करके आप अपने पद को जो आप धक्का दे रहे हैं, चीज देखा है कि हर रोज बस को बीआरटी को 100 बिलियन से ज्यादा रुपए को लोग बेचारे धक्का दे रहे हैं। 100 बिलियन जिस पे खर्च हो गया। फिर हमने कहा चले जी पीपल्स पार्टी को छोड़े एक तरफ, वो 360 डैम तो हमें दिखा दे जो आपने बनाए थे। वो कोई नए हॉस्पिटल बता दे, कोई नए स्कूल बता दे, कोई नई सड़कें बता दे। लेकिन यार साहब 100 बिलियन को शौकत साहब मानते नहीं, हमेशा हर प्रोग्राम में कहते हैं 100 बिलियन को चैलेंज करते हैं। नहीं, आप 100 बिलियन से ऊपर पड़ चुका है, आप तो बहुत आगे जा चुका है। वो मुझे 50 लाख में से 50 ही शौकत साहब से पूछे जरा, निहाल साहब अगर एक सेकंड दें, शौकत साहब से पूछे, शौकत साहब 100 बिलियन से ऊपर जा चुका है, आज फिर चैलेंज दे रहे हैं निहाल हाशमी साहब। क्या चीज 100 बिलियन से ऊपर जा चुका है? बीआरटी पेशावर। यही तो सबसे बड़ा मसला है ना सर। बीआरटी 69 बिलियन है, 69 बीआरटी नहीं,
पूरा मंसूबा बीआरटी तो 40 बिलियन का है ना, लेकिन चूंकि इनको तो पता ही नहीं, मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ ना, इन विचारों को कुछ पता नहीं, न ये कंफर्म करते हैं किसी से, जो बस बिलावल के कान में मौलाना साहब ने कह दिया हो कि जनवरी तक है, बस उन्होंने भी कह दिया जी जनवरी में हुकूमत जा रही है। ये नहीं है, सियासतदान तो नहीं है। मसला तो ये कि आप कौमी चैनल पर बैठ के आप इतना बड़ा झूठ बोलेंगे, तो ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी तो सुन रहे हैं ना आपको, इसलिए तो पार्टी खत्म हो गई, यहाँ तो है ही नहीं पार्टी। मैं कह रहा हूं जनाब, जिस तरह से पेशावर के लोग बीआरटी के बसों को धक्का दे रहे हैं, इसी तरह से इसकी हुकूमत को भी धक्का देंगे इनकी, क्योंकि ये हुकूमत धक्का, ये जो बिलावल साहब ने कहा है जनवरी के लिए, तो मेरे ख्याल से उन्होंने दूर का कह दिया, वो लोगों ने धक्का देना शुरू कर दिया इस हुकूमत को, और ये धक्का देना का अमल जो है ये पूरे पाकिस्तान में लोग इसको धक्का दे रहे होंगे। उसकी वजह क्या है? लोग ये भी देखना चाह रहे हैं कि जनाब इन्होंने जो स्टे ले लिया है इलेक्शन कमीशन में, जो फॉरेन फंडिंग केस है उस पर भी इन्होंने स्टे लिया, बीआरटी के ऊपर भी इन्होंने स्टे ले लिया, मालम झब्बा पे भी इन्होंने स्टे ले लिया है, शुगर पे भी इन्होंने स्टे ले लिया। 14 खुर्दनोश की अशिया है जो कि महंगी हो चुकी है हर चीज। ये हुकूमत जो है, हुकूमत है किधर? ये स्टे के ऊपर चल रही है, पाकिस्तान को एक ऐसे मुकाम पे खड़ा कर दिया है। आप कह रहे हैं आधे 2.5 साल दें, इनको 2.5 दिन आप देंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी 5.8 पे जनाब छोड़ के गए थे इसाक डार साहब, जब इकोनॉमी आसमानों पे बात कर रही थी, पाकिस्तान में सीपैक और $70 बिलियन आ रहा था। पाकिस्तान एक इमर्जिंग किस्म का इकोनॉमी और मुल्क था जहां पे बेशुमार रोजगार आ रहे थे। आज आप देखें जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान पे 0 है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कहां चली गई, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर ग्रोथ कहां चला गया? जो जरिए मुल्क है वो आज गंदम इंपोर्ट कर रहा है, आज वो चीनी इंपोर्ट कर रहा है, आज वो सब्जियां इंपोर्ट कर रहा है। आज लोगों को लाले पड़ गए रोटी के, नाने शबीना उसको नहीं मिल रहा है जो दहकान है। तो ये हमें कहां पे लेके जा रहे हैं? ये हुकूमत जरूर करते अगर चीनी सस्ती, आटा सस्ती, दूध सस्ती, सब्जी सस्ती, अंडा सस्ती कर देते, रोजगार लोगों को देते, तो लोग कुछ, आज सर्दी में लोग ठुठर रहे हैं, आज सरहद बंद हो रही है, ये कहां पे पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं? हम अगर इनको 2.5 दिन भी दे रहे हैं तो पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी देखिए पूरी दुनिया में मुल्क के तबाह और बर्बाद हो जाती है जिस मुल्क में इकोनॉमी तबाह हो जाए, और आज पाकिस्तान में इकोनॉमी नाम की 0 है। और इनके पास जितने चोर इनके कैबिनेट में बैठे हुए हैं, ये बड़े बड़े मईशत दान थे, इनके अपने पास लोग नहीं है, ये सारे मुख्तलिफ स्कैम में, कोई दवा में है, कोई चीनी में है, कोई आटे में है, कोई बीआरटी में है, कोई किसी ना किसी चीज में। आप देख लें वो रज़ाक दाऊद साहब आके ठेके ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं वो? आप मुझे बताइए कि इस मुल्क की काबीना क्या कर रही है, मलिक साहब, इस मुल्क के हुक्मरान क्या कर रहे हैं? शौकत साहब कमेंट आप करने इसमें जरा मुख्तार मुझे आजाद साहब की तरफ जाना है। ये फौरी तौर पे इनसे पाकिस्तान को छुड़ाया जाए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये जो बार बार टीवी पे आके कहते हैं कि हमने इतनी इकोनॉमी छोड़ दी, $20 मिलियन का क्या खसारा नहीं छोड़ के गए थे ये करंट डेफिसिट। दूसरा मैं आपके तौर से एक क्वेश्चन जी जी मलम जबा केस ये एक्सप्लेन कर दे, कौन सुन रही है कि मलम जबा केस क्या है, जरा मैं आपसे तौर से इनसे। चले मैं इसमें अलग से प्रोग्राम रख लेते हैं। आज मैं आता हूँ मलिक साहब, ये देखे बड़ी ज्यादती होगी, आप बड़े नाम लेके बीआरटी, मलम जबा फला। मैं पूछना चाहता हूँ पूरी कौम के सामने, मलम जबा केस है क्या? आजिज धामरा साहब आप बता दें, आजिज धामरा साहब, जीडीपी पे बात, आजिज धामरा साहब, आजिज धामरा साहब आप जरा बता दें। जीडीपी पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बताया जाए। आजिज धामरा साहब आप बता दें, आपका प्रोग्राम जो है जी ठीक है, नहीं जिसने कहा है उससे पूछा था सर, ये तो आप भी ध्यान से बता दें जुमला जल्दी, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। मैं तो सिर्फ इनसे पूछ रहा हूं कि जीडीपी पे बात करें, 0.4 पे है। जीडीपी नहीं पूछे। आजिज धामरा साहब को पता है, आजिज धामरा साहब इतने यकीन के साथ बिलावल साहब कैसे कह रहे हैं जनवरी में हुकूमत जाएगी? डॉलर की कीमत बता दें, चीनी जी एक मिनट आजिज धामरा साहब प्लीज। जी मलिक साहब, पहले शौकत यूसुफ साहब के झूठ तो सुनने दें कौम को कि वो कितनी ढिठाई से झूठ बोलते हैं। मैं आपको बीआरटी का इशू उठाता हूं। जी जुलाई महीने के अंदर पीटीवी के ऊपर नादिया मिर्जा के प्रोग्राम में शौकत यूसुफ साहब, जब मैंने बीआरटी को पे बात की थी, उन्होंने यही अल्फाज दोहराए जो आज प्रोग्राम में दोहरा रहे हैं कि आपको तो पता ही कुछ नहीं है बीआरटी का, आप आ जाए, मैं आपको दावत देता हूं। मलिक साहब ने वो क्लिप भिजवा रहा हूं आपको, कल वो प्रोग्राम में चलाइएगा।
और आज के अल्फाज भी शौकत यूसुफजई साहब के कौम को बताइएगा। जब मैं वहां ग्राउंड पे गया पेशावर, तो मैं एक हार लेके गया था, और वो बीआरटी वहां पर चिमकनी चौक पे वो 250,000 बसें बीआरटी नहीं थी वहाँ पे मलिक साहब, एक महीने बाद फिर बीआरटी आ गई, झूठ मत बोले, फिर बसें भी चल गई। मैंने आपको बात चैलेंज किया था, बीआरटी नहीं चल रही थी और आज बीआरटी चल रही है। नहीं तो एक महीने बाद फिर बीआरटी बन गई। बीआरटी को धक्का लग रहा है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये झूठ बोल रहे हैं बीआरटी के ऊपर। ये इनसे मैं कहना चाहता हूं कौम के सामने कि मैंने वो एक हार प्रेस क्लब पेशावर पे छोड़ा था। प्रेस क्लब पेशावर के साथ ही मेरी बात सुन रहे होंगे, वो अगर शायद आप रिवायत से बड़े दूर रहे हैं, आपको रिवायत का नहीं पता है, पुख्तून रिवायत का। सामने आ जाए, मैं आपको हार पहना था, यार लीडर भी खाना खिलाता, मैं आपको दावत देता। आप चोरों की तरह है ना, चोरों की तरह ना आया करें ना। आपको शायद यही सिखाया है, चोरी करते रहो, चोरी से जाते रहो। बीआरटी पे मैंने चैलेंज किया था, आप आते मेरे पास, मैंने आपको चैलेंज किया था, आप मेरे पास आते। देखिए ये झूठ है, मेरी बात आदिल साहब मेरी बात को इंटरप्ट कर रहे हैं, मैंने इनका झूठ सुना। पहले अपने अल्फाज दुरुस्त करें दामर साहब, पहले अपने अल्फाज दुरुस्त करें। आप एक अच्छे इंसान हैं, आपको कम से कम इस तरह लहजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप गलत, आप क्योंकि चोरों के पैरोकार हैं तो आपसे कोई भी तवक्को की जा सकती है, आप इस तरह। लेकिन तामरा साहब शौकत यूसुफजई साहब किसी हम इस पे स्पेशल एक प्रोग्राम रख लेते हैं ताकि इस पे खुल के बात हो सके, और बीआरटी पे जो बात की जाती है इस पे हम इंशाल्लाह एक प्रोग्राम रख लेते हैं। नहीं मलिक साहब, आप बीआरटी पे प्रोग्राम करें, इन सब चोरों को लेकर आए, मैं आपको बीआरटी में ठीक हो गया। आपका बहुत शुक्रिया आजिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।